स्टार्टिंग में हमें इंसानी मांस खाना बहुत घिनौना लग रहा था, क्योंकि हमें जान बचानी थी। इसलिए हमें धीरे-धीरे इसकी आदत सी हो गई। हम सभी सर्वाइवर्स ने एक दूसरे को परमिशन दी थी, अगर हम में से कोई भी मर गया, तो वो उसकी लाश को जान बचाने के लिए खा सकता है। पहले हम केवल स्किन ही खा रहे थे, बाद में हमने शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे दिमाग भी खाए। ये बात कहते हुए आखिर ये रमोन सबोला और उनके जैसे और 15 लोगों ने जान बचाने के लिए अपने ही दोस्तों की डेड बॉडी को क्यों खाया? और 72 दिनों बाद कैसे भी यह सब बचे रह गए, जब पूरी दुनिया ने इन सबको मरा मान लिया था। जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी को इस वीडियो में, कि कैसे एक प्लेन क्रैश, विशाल एंडीज की चोटियां और 72 दिनों की जीवन जीने की लड़ाई। दोस्तों, बात है 12 अक्टूबर साल 1972। उरुग्वे के शहर मोंतेवीडियो से फ्लाइट नंबर 572 टेक ऑफ करता है। डेस्टिनेशन थी चिली की कैपिटल सैंटियागो। प्लेन में 45 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 40 पैसेंजर प्लस 5 क्रू मेंबर। सारे पैसेंजर लोकल रग्बी टीम के प्लेयर होते हैं, जो चिली में एक एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए जा रहे होते हैं। साथ ही प्लेयर्स के फैमिली मेंबर और सपोर्ट स्टाफ भी होता है। फ्लाइट का रूट अर्जेंटीना होते हुए पड़ता था। हालांकि 12 अक्टूबर को मौसम खराब होने की वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है और पायलट डिसाइड करते हैं कि प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा में लैंड कराएंगे और अगले दिन फिर आगे का सफर तय करेंगे। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को दोपहर के करीब 2:18 पर प्लेन फिर एक बार फ्लाई करता है। क्योंकि प्लेन को इस तरह से नहीं बनाया गया था कि वो 22,500 फीट यानी 6900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर फ्लाई कर सके, जिससे पायलट एक यू शेप्ड रूट बनाते हैं, जिससे वो अपनी लिमिट में रहते हुए माउंटेन पास के थ्रू अपने प्लेन को सैंटियागो की तरफ ले जा सके। टेक ऑफ के घंटे भर बाद ही पायलट डिसेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब चिली के शहर क्यूरियो के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब वहां से वो नॉर्थ की तरफ सैंटियागो के लिए मुड़ेंगे, लेकिन पायलट सही गलती कर देते हैं, क्योंकि वो अब भी एंडीज की माउंटेन रेंज में फ्लाई कर रहे होते हैं। प्लेन के डिसेंड करते टाइम ही काफ़ी टर्बुलेंस देखने को मिलती है और प्लेन अचानक से सैकड़ों फीट नीचे आ जाता है। लेकिन इसे लेकर प्लेयर उस टाइम काफ़ी इसका मजाक बनाते हैं और उनकी हवाइयाँ तभी उड़ जाती हैं जब वो देखते हैं कि प्लेन पहाड़ों के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक से उड़ा है। वहीं जब तक पायलट्स को अपनी गलती का एहसास होता है, इससे बचने के लिए पायलट्स प्लेन को और ज़्यादा हाइट पर ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इस चोटी से न टकरा जाए। इस कोशिश में प्लेन स्टॉल कर जाता है। प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म काफ़ी तेज़ी से बजने लगता है। पायलट पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्लेन को रिज के ऊपर से निकाल ले जाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार 3:34 पर प्लेन का पिछला हिस्सा रिज से टकरा जाता है। पीछे की 2 रो हवा में ही उड़ जाती हैं, जिसमें 3 पैसेंजर भी होते हैं और वो उसी हवा में गायब हो जाते हैं। प्लेन तब तक थोड़ी देर तक ऊपर की ओर ही जाता रहता है, जब तक प्लेन का लेफ्ट विंग पहाड़ी से नहीं टकरा जाता है और इस टक्कर की वजह से 2 और पैसेंजर बाहर हवा में उड़ जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का बचा हिस्सा बर्फ पर गिरता है और करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आखिरकार स्नो बैंक से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि कॉकपिट पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, जिससे पायलट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। प्लेन अब 11,710 फीट की ऊंचाई पर एंडीज की विशाल माउंटेन रेंज में गायब हो जाता है। लेकिन इस भयावह क्रैश के बावजूद 45 में से 33 पैसेंजर्स की जान बच जाती है, लेकिन इसमें से कई क्रिटिकल इंजर्ड होते हैं। क्रैश के तुरंत ही बाद 2 मेडिकल स्टूडेंट्स जो साथ में ही फ्लाई कर रहे होते हैं, रॉबर्ट कनेसा और गुस्ताबो जेरबिनो, तुरंत ऐसे इंजर्ड लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत होती है। वहीं प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके लिए चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज अपने 4 एयरक्राफ्ट को भेजती है, लेकिन वो प्लेन को लोकेट नहीं कर पाते। प्लेन क्योंकि एंडीज के काफी रिमोट और दुर्गम जगह पर क्रैश हुआ था, इसी वजह से उन्हें लोकेट करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। वहीं क्रैश साइट पर पैसेंजर अपने आप को ऊपर से आइडेंटिफाई करवा सकें, इसलिए उन्होंने कुछ सूटकेस इकट्ठा किया और बर्फ में उससे क्रॉस का निशान बनाया। साथ ही साथ उन्होंने एसओएस मैसेज लिखने की भी कोशिश की। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरा दिन भी गुजर गया। 3 बार एयरक्राफ्ट बिल्कुल उनके ऊपर से गुजरे,
लेकिन किसी की भी नजर उन पर नहीं पड़ी। सर्वाइवर्स दूसरी ओर अपने रेस्क्यूअर्स द्वारा अपने आप को खोजे जाने की उम्मीद लेकर अपने खाने और जान बचाने के इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि आसपास न कोई वेजिटेशन था न कोई जानवर। इसलिए उन्होंने अपने साथ ले गए खाने पीने के सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें 8 चॉकलेट्स, 3 जैम के डिब्बे, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और कुछ वाइन की बॉटल्स थी। अब इन्हीं कुछ सामानों से उन्हें अपनी भूख मिटानी थी। सर्वाइवर्स को उम्मीद थी कि जब तक खाने का सामान खत्म होगा तब तक उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम को लगता है कि अब शायद ही कोई चांस है कि उनमें से कोई बचा होगा। वहीं 11वें दिन जब प्लेन में मिले रेडियो से सर्वाइवर्स को पता चलता है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश अब बंद कर दी गई है, तब उनके बीच भारी मातम पसर जाता है। वहीं क्रैश वाली रात को 5 और लोगों की डेथ हो जाती है और अब केवल 28 लोग ही जिंदा रह जाते हैं। वहीं नैंदे परादो, जिसे स्कल इंजरी हो गई थी, उसे आखिरकार 3 दिन बाद होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और 19 साल की उसकी बहन बहुत ही सिवियरली इंजर्ड है। हालांकि 9वें दिन भी उसकी डेथ हो जाती है। लगातार दूसरी ओर खाने का सामान खत्म होता चला जाता है। तब वो जान बचाने के लिए सीट कवर, जूतों और बेल्ट पे लगे लेदर कवर को यह जानकर भी खा लेते हैं कि वो इससे मर जाएंगे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। वहीं इस भयावह भुखमरी की वजह से मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। तब उन्होंने ऐसा फैसला किया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का उसे सबसे बड़ा टैबू माना गया है, लेकिन जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था, जिसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खाकर सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। आपस में बात कर उन्होंने एक दूसरे से यह भी वादा किया, अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसकी यही ख्वाहिश होगी कि वो उसकी डेड बॉडी को खाकर सब अपनी जान बचाएं। वहीं इंसानी मांस को आसानी से खाने के लिए पहले वो मीट को धूप में सही से सुखाते थे, लेकिन वो सब अपने काम से इतने निराश थे कि केवल स्किन, मसल और फैट्स ही शुरुआत में खाते थे। लेकिन आखिर तक उन्होंने हार्ट, फेफड़ा और यहाँ तक कि दिमाग को भी खाकर अपनी भूख मिटाई। लेकिन मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 29 अक्टूबर, क्रैश के 17 दिन बाद, आधी रात के करीब जब सब सो रहे थे, वहां पर एवलांच आ जाता है। इस भयावह तूफान में 8 और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद बचे हुए लोगों को रियलाइज होता है अगर उन्हें अपने आप को बचाना है तो उन्हें ही कुछ करना होगा, बाहर से अब कोई नहीं आने वाला। इसके बाद डिसाइड होता है कि कनेसा, पराडो और विजेंटीन के साथ नूमा को एक्सपीडिशन के लिए जाना होगा। कनेसा, पराडो और विजेंटीन बचे हुए सर्वाइवर्स में सबसे फिट थे, लेकिन नूमा के पैर में काफी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से नूमा इस एक्सपीडिशन में शामिल नहीं हो पाता। वहीं बचे हुए तीनों अपने मिशन के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इस मिशन को सफल बनाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा मीट दिया जाता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। हालांकि कनेसा के कहने पर वो तब तक वेट करते हैं जब तक टेम्परेचर धीरे धीरे नहीं बढ़ने लगता। मदद ढूंढने के लिए तीनों वेस्ट डायरेक्शन में निकलते हैं, क्योंकि डिसेंट के दौरान पायलट ने कहा था कि वो क्यूरिको शहर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर्वाइवर्स का ये गेस गलत होता है। न केवल उनका गेस गलत होता है बल्कि पायलट्स का भी, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश कर जाता है। असल में क्रैश साइट पहाड़ों के बीच में होती है। वेस्ट में चलने के बाद इनका सामना एंडीज के एक बड़े पहाड़ से होता है, जिस पर चढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। उनका अंदाजा यह था कि आगे चलकर ये वैली वेस्ट की तरफ यू टर्न लेगी, जिससे वो वेस्ट में चिली की ओर मुड़ जाएंगे। काफी टाइम तक उसी डायरेक्शन में चलने के बाद इन्हें अपने क्रैश्ड प्लेन का पिछला हिस्सा मिलता है। मैंने चॉकलेट, मीट पेटीज, रम की बॉटल्स और दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा वहां इन्हें रेडियो सेट मिलता है, जिससे वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें जल्द समझ में आ जाता है इससे कुछ नहीं होने वाला। वहीं एक बार फिर 11 दिसंबर को एवलांच आ जाने की वजह से 3 और सर्वाइवर्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद तीनों निकलते हैं फॉर अ वन लास्ट टाइम। इनका अंदाजा था कि केवल 2 से 3 दिन में ये आसपास किसी मदद तक पहुंच जाएंगे,
इस हिसाब से वो 3 दिन का ही खाना लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि कनेसा पराडो आगे जाएंगे और विजेंटीन वापस क्रैश साइट पर। इसके बाद दोनों बचे हुए सामान को उठाते हैं और निकल जाते हैं ऐसे सफर पर जिनका अब उनको अंदाजा नहीं होता कि कितना आगे जाना है। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और उनके सामने एक बार फिर 15,000 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी होती है। पहाड़ चढ़ना काफी मुश्किल था, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। लेकिन कनेसा और पराडो तय करते हैं कि वो इस पहाड़ को पार कर ही दम लेंगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंच के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां से दूर दूर उन्हें सिर्फ पहाड़ी दिखाई देता है। लेकिन काफी नजर दौड़ाने के बाद उन्हें ऐसी पहाड़ी दिखती है जिस पर बर्फ नहीं होती। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसी रास्ते पर जाएंगे। लंबी कठिन 7 दिन की ट्रैक के बाद कनेसा और पराडो आखिरकार उस सकरी घाटी तक पहुंच जाते हैं जिन्हें उन्होंने पहाड़ों से देखा था, लेकिन उन्हें वहां कोई ह्यूमन प्रेजेंस नहीं मिलती। किसी घोड़े के टापू की। उन्होंने घोड़े पर बैठे 3 लोगों को देखा। पराडो ने उन्हें बुलाया, लेकिन नदी के शोर के कारण बात करना मुश्किल था। हालांकि नदी के पार लोगों में से एक ने पराडो और कनेसा को देखा और चिल्लाया, कहा कल। और अगले दिन वह आदमी लौटता है, साथ में उसके पास होती है एक नोट, पेंसिल। उसने नोट और पेंसिल को पत्थर से बांधा और पत्थर को उस पार पराडो के पास भेज देता है, जिसमें पराडो लिखते हैं, I come from an airplane that crashed in the mountains. I am Uruguayan. We have been walking for 10 days. I have wounded friend up there. In the plane there are still 14 injured people. We need to get out of here quickly and we don't know how to. We don't have any food. We are very weak. When are you going to come to get us? Please, we can't even walk. Where are we? उसके बाद घुड़सवार 10 घंटे की घुड़सवारी कर पास के शहर जाते हैं और अधिकारियों को ये बात बताई। जिसके बाद चिलियन एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर रवाना करते हैं। जिसके बाद पराडो की मदद से क्रैश लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और आखिरकार 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 16 लोगों को बचा लिया गया। पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी थी। लोगों की नजर में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत। उन्होंने वो काम करके दिखाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा।